हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमने सीरीज स्टार्ट की है जनरल साइंस की, और जिसमें हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का सेशन चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जूलॉजी की ब्रांचों को डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचों को हमने जूलॉजी से रिलेटेड जो भी ब्रांचें थी हमारी, उनको सभी ब्रांचों को हमने डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम बॉटनी से रिलेटेड ब्रांचों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सीरीज चल रही है हमारी जनरल साइंस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस एंड रेलवे के बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर स्टेट के एग्जाम, जिनमें साइंस का लेवल थोड़ा सा अच्छे खासे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमारी एक ब्रांच है जो कि है हमारी, जिसे हम कहते हैं बॉटनी। तो अब बॉटनी से रिलेटेड ब्रांचों की हमारी बात होती है, और बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? प्लांट की, स्टडी ऑफ प्लांट। क्या कहलाता है भैया? आपका बॉटनी कहलाता है। तो पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी ब्रांचें हैं हमारी, जो भी हमसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, उन ब्रांचों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच हमें दे रखी है क्या? सबसे पहली ब्रांच हमें दे रखी है एग्रोस्टोलॉजी। हाँ भाई, एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम घासों का अध्ययन करते हैं। घास, घास आप जानते ही हो, घास की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। तो याद रखना है आपको भाई, एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं भाई? घासों की स्टडी करते हैं, एवं उनका पालन भी करते हैं। पालन मतलब घास को लगाया जाएगा, जैसे कि गार्डन में घास लगाने के लिए हम दूब घास का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से घास की जो स्टडी है, और भी घास होते हैं कई प्रकार के, उन सबकी स्टडी जो की जाती है काय के अंदर की जाती है? एग्रोस्टोलॉजी के अंदर की जाती है। अगला आ जाता है हमारा बायोमेट्रिक्स, और बायोमेट्रिक्स को अंदर हम जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन किया जाता है भाई। जो बायो से रिलेटेड साइंटिस्ट जो हैं हमारे, वो किसी भी प्रेक्षण को जब मैथमेटिकल रूप से प्रूव करते हैं, उसे हम कह देते हैं क्या? बायोमेट्रिक्स। अगली आ जाती है हमारी हिस्टोलॉजी, जिसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं जियोलॉजी के पार्ट में। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन हमने पढ़ा था क्या? साइटोलॉजी। यस, वहीं पे हमने डिस्कस भी किया था क्या कि साइटोलॉजी क्या है भाई? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं भाई किसकी? कोशिका की। तो सेल की जो स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं भाई? साइटोलॉजी। आप कहोगे सर ये फिर बॉटनी के अंदर क्यों आया हुआ है? क्योंकि भाई पेड़ पौधों के अंदर भी तो कोशिकाएं हैं। जंतु के अंदर जिस तरीके से कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हिस्टोलॉजी मतलब इन कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। कोशिका का समूह क्या कहलाता है भाई? ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं? ऊतक, टिश्यू बोलते हैं। और इन कोश ऊतकों के समूह से बनते हैं क्या? फिर अंग। फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करिए हमने किसकी? हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? ऊतक का। अगला आ जाता है हमारा एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी मतलब शैवालों का स्टडी की जाती है इसके अंदर, शैवाल का अध्ययन। शैवाल बोले तो जिसे हम कहते हैं क्या? काई। तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत लंबे समय तक, लंबे दिनों तक पानी भरा रहता है, तो वहां पर ग्रीन ग्रीन कलर की एक, हरे कलर की मतलब एक काई जम जाती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? शैवाल। ये ग्रीन कलर की होती है, इसका मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करती है। तो इन शैवालों का अध्ययन, हालांकि ये ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है, रेड भी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। तो एल्गोलॉजी का मतलब होता है शैवालों का अध्ययन। अगला आ जाता है हमारा क्या? एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी के अंदर हम फूलों की स्टडी करते हैं भाई। याद रखना है भाई, एंथोलॉजी के अंदर हम काय की स्टडी करते हैं? फूलों की स्टडी। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एंथोलॉजी। और एनाटॉमी हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन। अब भाई आंतरिक संरचना का जो अध्ययन हम करेंगे, वो किस किस का करेंगे भाई? हम प्लांट की भी आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, और एनिमल की भी आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं।
चाहे हम एनिमल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, चाहे प्लांट की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, एनाटॉमी बोल देते हैं। क्लियर बात। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमें दे रखा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। पादप वर्गीकरण। अब ब्रांच किसकी चल रही है भाई, ये प्लांटों की। तो प्लांटों की ब्रांच के अंदर हम वर्गीकरण करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी। यदि इसको हम टैक्सोनॉमी को सही से बोले यहाँ पर, तो इसको हम प्लांट टैक्सोनॉमी बोलेंगे। जब हम बोलेंगे इसको क्या, पादप वर्गीकरण, क्योंकि टैक्सोनॉमी का मतलब तो हम, या क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी तो हम एनिमल की भी करते हैं और प्लांट की भी करते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी कोई नया जीव हमें मिला है, सजीव हमें मिला है, उसका नामकरण करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, ठीक है, उसका स्वभाव देखा जाएगा, तो वो उस तरीके से उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगला आ जाता है हमारा क्या, अगली ब्रांच हमारी स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी मतलब होता है बीजों का अध्ययन। भाई जो सीड हमारे पास दे रखे हैं, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की जो स्टडी हम कर रहे हैं, उसका जो सीड है, उस सीड का अध्ययन करना है हमें कि सीड किस तरीके का है भाई, क्या इसके आनुवंशिक लक्षण होंगे, क्या इससे पौधा बनेगा, क्या है इसके गुण हैं, उस चीजों को हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, स्पर्मोलॉजी। क्लियर। अब आता है हमारा स्पेस बायोलॉजी। स्पेस मतलब अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में या वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। अगला आ जाता है हमारा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी का मतलब होता है, फाइटो मतलब पौधे, पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का क्या करना, अध्ययन के किस क्षेत्र में कौन से पौधों की संख्या ज्यादा होती है और क्यों उस क्षेत्र में वो पौधे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम फाइटोजियोग्राफी। अगला आ जाता है हमारा टेरिडोलॉजी। और टेरिडोलॉजी के अंदर हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। कुछ पौधे झाड़ीनुमा होते हैं। देखो पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण है हमारे पास, पेड़ पौधों का भी वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको भी हम आगे चल के टैक्सोनॉमी में जब प्लांट क्लासिफिकेशन आपका चल रहा होगा उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो झाड़ीनुमा कुछ पौधे होते हैं। आज हमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे जो है ना, ये या तो हमारे एंजियोस्पर्म होंगे या फिर हमारे ये जिम्नोस्पर्म होंगे। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स होते हैं, वैसे ही ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो टेरिडोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे भाई, टेरिडोफाइट्स की स्टडी करेंगे। बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणुओं का अध्ययन, ये है हमारी बैक्टीरियोलॉजी, जिसे हम कह देते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी का के अंदर की जाएगी। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया से हमें लाभ भी है और बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। कई प्रकार के रोग भी हमें बैक्टीरियाओं से होती हैं और कई प्रकार के फायदे भी हमें बैक्टीरिया से होते हैं। तो लाभ के लिए भी है बैक्टीरिया और हानि भी होती है इससे हमें। तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरियाओं की क्या करते हैं भाई, स्टडी करते हैं। अगली आ जाती है हमारी ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंदर हम क्या का अध्ययन करते हैं भाई, ब्रायोफाइटा की स्टडी की जाती है। ये भी हमारे प्लांट ही हैं। टेरिडोफाइटा भी प्लांट हैं हमारे, प्लांट, और ब्रायोफाइटा भी हमारे क्या हैं, प्लांट ही हैं भाई, प्लांट। तो ब्रायोलॉजी के अंदर हम ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं और टेरिडोलॉजी के अंदर हम टेरिडोफाइटा की स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी क्या, कैसिडियोलॉजी। और कैसिडियोलॉजी के अंदर हम पादपों में रोगजन्य गांठें, पादपों में कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो कहलाता है क्या, कैसिडियोलॉजी। जैसे एनिमल में भी हम कैंसर की स्टडी करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी गठाना टाइप की संरचना जो बन जाती है, पेड़ पौधों के अंदर कुछ अतिवृद्धि बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम पेड़ का क्या कह सकते हैं भाई, कैंसर कह सकते हैं। तो प्लांट कैंसर की स्टडी का के अंदर की जाती है, कैसियोलॉजी के अंदर की जाती है। क्लियर। अगली स्लाइड में चलते हैं, जिसमें हमें ब्रांच दे रखी है सबसे पहले कौन सी, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। डेंड्रोलॉजी, और डेंड्रोलॉजी के अंदर हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं भाई, वृक्ष और झाड़ियां। भाई वृक्ष क्या होते हैं, जिसके अंदर अच्छा खासा मजबूत तना होगा, और झाड़ियां क्या होती हैं, ये सिर्फ झाड़ियां झाड़ियां होती हैं, इनके अंदर मजबूत तना नहीं होगा। जड़ तना, फूल पत्ती सब होंगे, लेकिन तना कैसा होगा, मजबूत नहीं होगा, काष्ठीय नहीं होगा। लेकिन वृक्षों के अंदर तना कैसा होता है भाई, मजबूत होता है। ठीक है। अगली ब्रांच आ जाती है हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अंदर हम वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। भाई आपने देखा होगा जब वृक्ष को इस तरीके से काटा जाता है, तो काटने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है, लाइन ऐसी दिखाई देती है। इन लाइनों को गिनकर, हम इन छल्लों को गिनकर इन पेड़ पौधों की क्या बता सकते हैं, आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो एक इंक्रीमेंट छेदक होता है, जिसके अंदर इस पेड़ के अंदर से इतना सा टुकड़ा बाहर काट के निकाला जाता है, और उसकी लाइनों को गिनकर उस पौधों के अंदर ये
मतलब देखा जाए तो इस पौधे के अंदर वार्षिक बलय बनते हैं, वार्षिक बलय। इन वार्षिक बलयों को गिनकर हम पेड़ पौधों की क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच है जिसका नाम है क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अंदर हम वृक्षों की, पेड़ पौधों की क्या ज्ञात करते हैं, आयु। अगला आ जाता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। भाई जो भी प्लांट है उस प्लांट का हमारे इस वातावरण के साथ क्या संबंध है, वातावरण के साथ क्या संबंध है, उस संबंध का जो अध्ययन कहलाता है ना, उसी को हम बोल देते हैं इकोलॉजी। वैसे ही हम प्लांट की भी स्टडी करेंगे, वैसे ही हम एनिमल की भी स्टडी करेंगे कि एनिमल का भी इस वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, एनिमल। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी प्लांट की भी होगी और इकोलॉजी एनिमल की भी होगी। क्लियर बात। अगली बात करते हैं अगली ब्रांच की, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी भाई याद रखना है, इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक महत्व, बॉटनी मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का अध्ययन। बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांटों की स्टडी, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन। तो इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब हो गया कि ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे आर्थिक महत्व के हैं, जिससे हमें कई प्रकार की दवाइयां प्राप्त हो रही हैं, हमें इनसे साग सब्जियां प्राप्त हो रही हैं, इनसे हमें फल फ्रूट्स प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब पेड़ पौधों के उस महत्व का अध्ययन करना जो हमारे आर्थिक लाभ के लिए है, उसे हम बोल देते हैं क्या, इकोनॉमिक बॉटनी। अगली ब्रांच आती है हमारी, जैसे कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम युग्मकों का निर्माण, उनका निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भाई पेड़ पौधों के अंदर भी युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप क्या कंप्लीट होता है, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है काय का, भ्रूण का। और भ्रूण के परिवर्तन के बाद निर्माण होता है पेड़ पौधों में क्या, फल। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं पेड़ पौधों के अंदर, काय के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी प्लांट की भी होती है और एम्ब्रियोलॉजी एनिमल की भी होती है। तो एनिमल के अंदर हम स्पर्म और ओवम के मिलने के फलस्वरूप निषेचन, निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या, फीटस, भ्रूण। और भ्रूण से निर्माण होता है किसी भी शिशु का या बच्चे का। तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। तो प्लांट के अंदर भी जनन होता है भाई, और एनिमल के अंदर भी जनन होता है। क्लियर बात। तो इनको हम आगे जब चैप्टर अपने चलेंगे रिप्रोडक्शन, उसमें हम आगे क्लियरली डिस्कस करेंगे। अगला दे रखा है हमें इथेनोबॉटनी। इथेनोबॉटनी, इथेनोबॉटनी के अंदर क्या है देखो, कि आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन करना है। यस भाई, जंगलों में जो जातियां जो निवास करती हैं, वो अपने पेड़ पौधों के आर्थिक महत्व का समझ करके, ये पौधा किस काम के लिए है, उस उपयोग को जानकर आदिवासियों द्वारा पेड़ पौधों के उपयोग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इथेनोबॉटनी। और इवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों के विकास के प्रक्रम का अध्ययन कर, सजीव अतीत में क्या थे, वर्तमान में क्या है, इस बीच में उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या विकास हुआ है, उन सारी चीजों का अध्ययन हमारा कहलाता है क्या, इवोल्यूशन। और अगली ब्रांच आती है हमारी का एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। और एक्सोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी मतलब अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करना। वैसे यदि देखा जाए कि आज जो जीवन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है भाई। जीवन कहाँ है भाई, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। लेकिन फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाओं का रोज अध्ययन कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसी स्टडी को हम बोल देते हैं क्या, एक्सोबायोलॉजी। क्लियर बात। और अगली ब्रांच की हम बात करते हैं। अगली ब्रांच हमें दे रखी है क्या, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, हाँ भाई, फ्लोरिकल्चर के अंदर हम उन पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं जो हमारे सजावट के काम में आते हैं। और सजावट के लिए हमें क्या चाहिए भाई, फूल चाहिए। तो ऐसे पेड़ पौधों की स्टडी की जाएगी जिसके अंदर अच्छे खासे रंग बिरंगे आकर्षक फूल लगते हैं, जिनका उपयोग हम हमारे घरों में, मंदिरों में और भी अन्य जगहों पर सजावट के लिए उपयोग में लाते हैं। उन फूलों का, उनका क्या करना है हमें, संवर्धन, और उनका क्या करना है हमें अंतर। तो वो कहलाता है हमारा क्या, फ्लोरिकल्चर। ठीक है। अगला आ जाता है अगली ब्रांच हमारी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब जंगलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, जंगल। तो जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, फॉरेस्ट्री कहलाता है। नाम से याद रख सकते हो आप। जंगलों को क्या, वनों को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट्री से ही शब्द बन गया आपका फॉरेस्ट्री।
आसानी से याद रख सकते हैं आप, जंगलों का अध्ययन। अगली आ जाती है ब्रांच हमारी जेनेटिक्स, और जैसे ही हमारे दिमाग में जेनेटिक्स नाम आता है हमें भाई साहब का नाम याद आ जाता है, कौन? ग्रेगर जोहन मेंडल। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो काय पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। तो आनुवंशिकी हमने जो पढ़ी थी, जेनेटिक्स जो हमने पढ़ी थी, विभिन्नताएं हमने जो अध्ययन किया है, उन सारी चीजों का जो अध्ययन है ना वो काय के अंदर किया जाता है? जेनेटिक्स के अंदर। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्लियरली चैप्टर में। और अगला दे रखा है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मतलब वही आनुवंशिक, और इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है कि कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन करना। देखो आर्टिफिशियल रूप से बॉडी के लिए कोई सी भी अंग का निर्माण करना, क्रोमोसोम्स का निर्माण करना, जीन का निर्माण करना, ये पूरी प्रोसेस आती है ना वो हमारी इंजीनियरिंग के अंदर आती है। और इंजीनियरिंग भी कौन सी वाली है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसके अंदर हमारी कई ब्रांच आती हैं, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हम हमारे शरीर के डीएनए, आरएनए, इन बहुत सारे अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण आर्टिफिशियल रूप से करते हैं, कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से बॉडी के अंदर हो रहा है निर्माण, लेकिन हमें किन चीजों की जरूरत है जिससे हमारी मानव जाति को सुधारा जा सकता है? उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कृत्रिम रूप से जीन का निर्माण किया जाता है और उसका बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? स्थानांतरण। इसके आधार पर हम कई जो जातियां हैं जिनके अंदर जीन कुछ खराब हो गए हैं या गड़बड़ हैं, जो जातियां हमारी कुछ वजह से बेकार हो गई हैं, आनुवंशिक परिवर्तन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के आधार पर, तो उन पे उन अच्छे जीन को डालकर, खराब जीन को हटाकर उनकी जातियों में बदलाव किया जा सकता है। तो ये जेनेटिक्स के माध्यम से हमारा क्या है? संभव है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि कृत्रिम जीन का निर्माण करके उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला आ जाता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो मतलब होता है बुढ़ापा, जेरेंटोलॉजी मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा। हाँ भाई, बुढ़ापे का जो अध्ययन है ना वही कहलाता है हमारा क्या? जेरेंटोलॉजी। तो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, जैसे जैसे जीव जंतुओं की उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सारे परिवर्तनों की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी जेरेंटोलॉजी। तो याद रखना है भाई कि उम्र के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है ना वो क्या कहलाता है? आपका जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? अगली आ जाती है हमारी हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो शब्द है ना वो हमारा काय से संबंधित है? जेनेटिक्स से। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं हेरिडिटी के अंदर के पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। भाई हमारे जो माता पिता हैं उन माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण उनकी संतान में पहुंचते हैं भाई। तो पहुंचने का उनका अध्ययन करना कि कौन सा लक्षण पहुंचेगा, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छा लक्षण है, कौन सा खराब लक्षण है, कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, क्या ये संतति में पहुंचेगा तो लाभदायक है या संतति में ना पहुंचे तो क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीजों का अध्ययन भाई जेनेटिक्स के अंदर किया जाता है और इसको अच्छे खासे से मेंडल भाई साहब ने हमें क्या किया हुआ है? डिस्कस किया हुआ है। फिर भी आगे आने वाले चैप्टरों में हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे भाई? स्टडी करेंगे। क्लियर बात? और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है क्या? माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी, देखो इसके अंदर हम एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, इसकी स्टडी करने वाले। और PPLO, इसको PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को PPLO के नाम से भी जाना जाता है। तो माइकोप्लाज्मोलॉजी का मतलब इसके अंदर एक माइकोप्लाज्मा नाम का एक सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव की क्या की जाती है? स्टडी। अगला आ जाता है हमारा नेमेटोलॉजी। नेमेटोलॉजी के अंदर हम नेमेटोड्स का पादपों के साथ संबंध का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नेमेटोड्स। अब नेमेटोड्स क्या है? तो जैसे ही हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल की जब टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे तो उस एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर हमने जैसे नाम सुना देते हैं, प्रोटोजोआ है, पॉरीपेरा है, सिलेंटेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेज है, निमेटीहेल्मिन्थेज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, फिर एकाइनोडर्मेटा है, फिर एकाइनोडर्मेटा के बाद आता है क्या? कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा के अंदर अलग अलग ब्रांचेस फिर आ जाती हैं हमारी, कौन कौन? फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, और इसके लास्ट में आके जाते हैं क्या? आपके मैमल्स। तो ये इनका जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग हमने जीव जंतुओं के रंग रूप आकार प्रकार उनकी हैबिट के आधार पर अलग अलग समूह बना रखे हैं, उनके अंदर अलग अलग जीव जंतु आते हैं। तो फिलहाल हमारे नेमेटोड्स कहाँ है? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज एंड निमेटीहेल्मिन्थेज। तो निमेटीहेल्मिन्थेज जो नेमेटोड्स है ना वो क्या है भाई? एक एनिमल है। निमेटोड्स क्या है? एक एनिमल है। एनिमल।
तो इस एनिमल का इन पादपों के साथ क्या संबंध होता है, उस चीज का अध्ययन ही हमारा कहलाता है क्या, निमेटोलॉजी। क्लियर बात। अगला आ जाता है हमारी अगली ब्रांच जिसको हम बोलते हैं पोलियोबोटनी। पोलियोबोटनी भाई, पोलियोबोटनी के अंदर क्या करते हैं हम, पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। भाई जीवाश्म तो प्लांटों के भी होते हैं, जीवाश्म एनिमल के भी होते हैं। तो जो जीवाश्म हमने कभी पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की वजह से बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन के अंदर नीचे दब गए, उनके आज भी हमें प्रिंट जब उनकी खुदाई की जाती है उनके सांचे के रूप में प्रिंट बने हुए हमें मिलते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, जीवाश्म। और पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, पैलियोबोटनी। अगला आ जाता है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी मतलब होता है पराग कणों का अध्ययन। भाई पेड़ पौधों के अंदर, फूलों के अंदर पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, उन्हीं पराग कणों का जब परागण की क्रिया होती है तो निषेचन जब होता है तब जाके फलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही स्वपरागण परपरागण की घटना हमने सुन रखी है, तो पैलिनोलॉजी के अंदर हम पराग कणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर हम, जैसे पैथोलॉजी के अंदर हमने एनिमल रोगों को भी डिस्कस किया था, वैसे ही पैथोलॉजी के अंदर हम पादप रोग व उनके उपचार का भी अध्ययन करते हैं। एनिमल के अंदर भी पैथोलॉजी लैबें होती हैं, उनके अंदर हम एनिमल के रोगों का उपचार करते हैं। ब्लड देकर ब्लड के अंदर उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं उन सारी चीज़ों का, और किस वजह से हमें क्या बीमारी, उन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो लैब में जाके जो टेस्ट किए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी भी होती है और एनिमल पैथोलॉजी भी होती है। उसी तरीके से हम बात करते हैं पीडोलॉजी। भाई पीडोलॉजी क्या है, भाई पीडोलॉजी है हमारा मृदा का अध्ययन। भाई मिट्टी की स्टडी जब की जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, पीडोलॉजी। और पीडोजेनेसिस का मतलब होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। पीडोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माण हो रहा, पीडो मतलब मिट्टी, ठीक है, मृदा, मिट्टी का अध्ययन। तो पीडोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन और पीडोजेनेसिस मतलब मृदा का निर्माण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला आ जाता है हमारा ब्रांच क्या, पैरासिटोलॉजी। और पैरासिटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम, कोशिका तथा परजीवियों का संबंध का क्या करना, अध्ययन। देखो पैरासिटोलॉजी का मतलब अपन सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि जो परजीवी जीव जंतु होते हैं, जो पैरासाइट जीव जंतु होते हैं, जो किसी दूसरे जीव पर अपना जीवन यापन, दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन दोनों का जो संबंध होता है उनको हम क्या कह देते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक अमरवेल परजीवी होती है जी, हमेशा अमर रहती है, इसके अंदर जड़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जी अपना जीवन यापन दूसरे पौधे के शरीर, पौधे पर रहकर अपना जीवन यापन करती है और दूसरे पौधे के शरीर से ही अपना भोजन ग्रहण करती है। तो जिस पौधे से जो भोजन ग्रहण करती है उस पौधे को हम क्या कह देते हैं, पोषिता पौधा। और ये क्या, अमरवेल क्या कहलाती है, परजीवी। तो इस परजीवी का उस पोषित पौधे के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, आपका पैरासिटोलॉजी। क्लियर बात। अगली आ जाती है आपकी फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एल्गियोलॉजी जिसको हमने बोला था शैवालों का अध्ययन, और शैवाल हम जानते हैं क्या है, ग्रीन प्लांट है भाई, नील हरित शैवाल, जिसका नाम आपने अच्छे से सुन रखा है। क्लियर बात। और अगली ब्रांच हमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी के अंदर हम औषधीय पादपों की स्टडी करते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो हमारे आर्थिक महत्व के साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त करते हैं, दवाइयां हमें प्रदान करते हैं, जड़ी बूटियां जिनसे हमें प्राप्त होती हैं, ऐसे पेड़ पौधों की जो स्टडी है ना, उस स्टडी को हम बोलते हैं क्या, फार्मेकोलॉजी। भाई याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट ब्रांच है हमारी क्या, फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर हमारे औषधीय प्लांटों की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। अगली आ जाती है फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पादपों की जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन। ठीक है, फिजियोलॉजी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, ये भी हमारी एक जैविक क्रिया, इसका अध्ययन भी हम इसी के अंदर करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। अगली आ जाती है हमारी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर हम फलों का भी अध्ययन करते हैं, आगे भी हमने फ्लोरिकल्चर भी पढ़ा था, उधर भी हमने इसको डिस्कस किया था। अगली आ जाती है एग्रोनॉमी, फसली पादपों का अध्ययन, एग्रोनॉमी। जो फसल के लिए पादप किए जाते हैं किसान के द्वारा, आज जितनी भी फसलें की जाती हैं वो सारी फसलों के अंदर आने वाली क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं भाई, एग्रोनॉमी कर रहे हैं। तो फसली पौधों को तैयार करने के लिए कि कौन सी फसल किस मौसम के लिए अच्छी रहेगी, किसका एवरेज कितना अच्छा रहेगा, ये साइंटिस्टों के द्वारा समय समय पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगली ब्रांच की बात करते हैं हम। अगली ब्रांच हमें दे रखी है बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण कर एवं उनका संवर्धन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी हमें विशेष नॉलेज की जरूरत है। अब ये प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले हमें कोशिका की स्टडी करना पड़ेगा।
कोशिका के अंदर केंद्रक में पहुंचना पड़ेगा, उसमें से फिर हमें क्या प्रोटोप्लास्ट निकालना पड़ेगा, उसका पृथक्करण करके उसके संवर्धन का क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छी खासी ब्रांच है आपकी। रेडिएशन बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी का मतलब यही है कि जो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन है उपकरण है, उन उपकरणों पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, जिसकी वजह से उनमें उत्परिवर्तन भी होता है, रेडिएशन बायोलॉजी कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर सूर्य से आने वाले हानिकारक रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की वजह से उनके शरीर में कई प्रकार के उत्परिवर्तन हो जाते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर कई प्रकार की विभिन्न विभिन्न संरचनाओं का निर्माण भी होता है। यदि ये रेडिएशन जीव जंतुओं के शरीर पर गिर जाए, एनिमल के शरीर पर गिर जाए, तो उनके शरीर में भी उत्परिवर्तन होता है और एक नई संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण। उसे हम कहते हैं रेडिएशन बायोलॉजी। अगली आ जाती है हमारी फाइटोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स मतलब, फिजिक्स मतलब भौतिक सिद्धांत, उपापचय में महत्व का अध्ययन करना। भाई फिजिक्स को प्लांटों से रिलेट कर दो, उस चीज का अध्ययन जब हम करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, फाइटोफिजिक्स। फाइटो मतलब होता है क्या, प्लांट, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो प्लांट फिजिक्स भी हमारे पास एक आर्थिक महत्व का अध्ययन है। अगली आती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। भाई सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, नाम से ही पता चल रहा है सजीव, बायोकेमिस्ट्री सजीवों में, बायो मतलब सजीव, जीवित, और केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक पदार्थों का क्या अध्ययन, तो वो क्या कहलाता है हमारा, बायो केमिस्ट्री कहलाता है। अगली आ जाती है हमारी वायरोलॉजी, और वायरोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, विषाणु, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, वायरस। वायरस, ये है हमारी वायरोलॉजी। तो अभी हाल ही में एक महामारी का हमने सामना किया, जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस, कोविड-19। तो कोविड-19 कोरोना जो था वो क्या है हमारा, वायरस। और इसकी जब स्टडी की गई होगी, इसकी जो मेडिसिन बनाई गई होगी, इसके लक्षणों का जब अध्ययन किया गया होगा, तो भाई किसके अंदर किया गया होगा भाई, वायरोलॉजी के अंदर अध्ययन किया गया होगा। यानी विषाणुओं का अध्ययन के अंदर किया जाता है, वायरोलॉजी के अंदर। अगली आ जाती है हमारी हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फलों का, सब्जियों का और उद्यान पादपों का, ऐसे पादप जो गार्डन में लगाए जाते हैं, उनके संवर्धन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है हमारी, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। क्लियर बात। अगली आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि हमारे दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए, इन चीजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक बायोलॉजी, अणुओं का अध्ययन किया जाता है। भाई अणु क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास क्या है भाई, डीएनए और आरएनए को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, जो कि हमारी जेनेटिक संरचना के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, हमारे आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं। उन चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। अगली ब्रांच आती है हमारी क्या, सिल्वीकल्चर। और सिल्वीकल्चर के हम वनीय वृक्षों का मतलब जो जंगलों में पाए जाने वृक्ष हैं, उनसे हमें क्या क्या उत्पाद मिलते हैं, उनके संवर्धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। टिश्यू कल्चर भाई, टिश्यू मतलब ऊतक, टिश्यू कल्चर। तो कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन। भाई कृत्रिम तरीके से पेड़ पौधों के किसी भी भाग से ऊतकों को निकालकर उनको किसी पोषण युक्त माध्यम में वृद्धि कराकर उनको विकास कराना, उनसे नए नए पौधे तैयार कराना, क्या कहलाता है आपका, टिश्यू कल्चर कहलाता है, कृत्रिम तरीके से। और ये विधि आजकल सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है हमारे पास। कृत्रिम तरीके से, इसी तरीके से हाइब्रिड पौधों को तैयार किया जा रहा है, एक पौधों के गुणों को दूसरे पौधों के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है हमारा, टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्लियर। अगली आती है हमारी हिस्टोकेमिस्ट्री, और हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोलॉजी जब आया शब्द हमें, हमारा तो हमारे दिमाग में तुरंत हिट करता है कि भाई इसके अंदर ऊतकों की स्टडी की जाएगी, लेकिन बात की जा रही है किसकी, केमिस्ट्री की। तो रासायनिक पदार्थों की जब बात हो रही होगी इसके अंदर, तो हमारे जो ऊतक हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं और उन ऊतकों के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं, उनकी स्थिति क्या है, उन सारी चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, हिस्टोलॉजी। अगली ब्रांच आती है हमारी क्या, जिसे हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी, और लाइकेनोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, लाइकेन का। भाई लाइकेन का अध्ययन काय के अंदर किया जाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। भाई ये लाइकेन है क्या भाई, लाइकेन कुछ नहीं है, लाइकेन एक संबंध है, लाइकेन किसी प्लांट का नाम नहीं है कि भाई कोई प्लांट हो जी, एक संबंध है, एक रिलेशन। भाई रिलेशन किस किस चीज के रिलेशन को हम लाइकेन बोल देते हैं भाई, तो एक सहजीवी संबंध है आपका। कैसा संबंध, संबंध तो है, कैसा है जी, सहजीवी संबंध है आपका,
सहजीवी संबंध है। किसका संबंध है भाई? लाइकेनोलॉजी। तो ये है संबंध आपका किसका? शैवाल का और किसका? कवक का। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को हम क्या बोल देते हैं भाई? लाइकेन। तो लाइकेन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? लाइकेनोलॉजी। अगली आ जाती है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंदर हम झील और अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं। अलवणीय मतलब ये होता है कि जो पादप साल्टी नहीं होते, खारा नहीं है, मतलब मीठा या पानी। अलवणीय जल का जलीय मतलब होता है मीठा पानी। मीठे पानी में उगने वाले पादपों का जो अध्ययन किया जाता है, मतलब जो समुद्र में नहीं होंगे। समुद्र का पानी कैसा है भाई? खारा। और उसमें उगने वाले पौधे कैसे होंगे? लवणीय पौधे होंगे, साल्टीय पौधे होंगे, जिसके अंदर नमक की मात्रा क्या होती है? साल्ट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, समुद्र के अंदर। तो मीठे पानी जैसे कि झील है, तालाब है, नदियां हैं, जो मीठे पानी की होती है, उसमें उगने वाले पौधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? लिम्नोलॉजी। क्लियर। और अगली ब्रांच आती है हमारी क्या? जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। भाई माइक्रो मतलब होता है क्या? सूक्ष्म। सूक्ष्म। माइक्रो मतलब क्या? सूक्ष्म। तो बस सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है भाई? माइक्रोलॉजी। अब सूक्ष्म जीवों के अंदर हमने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के नाम पढ़े हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हुआ हमारा, वायरस भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव है। तो इन सारे जीवों की जो स्टडी जब की जाती है तो ये माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच हो गई, जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो आपके सूक्ष्म जीव है, माइक्रो एनिमल्स जो है ना, उसकी क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। क्लियर बात। और अगली आ जाती है हमारी मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं भाई? पादपों के आकार की ये संरचना का क्या करते हैं भाई? अध्ययन करते हैं। ये संरचना भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगली आ जाती है हमारी क्या? माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका? कवक का, या फफूंद भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको फंजाई भी बोला जाता है भाई। फंजाई। अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो लंबे समय तक रखे रहते हैं, तो उन पर एक भूरे भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? फफूंद लग गई भाई। जिसकी वजह से ही पौधे क्या स्टार्ट होते हैं भाई? सड़ना स्टार्ट होते हैं। सड़ना स्टार्ट होते हैं। जब सड़ने वाली बात आती है तो, और सड़ना स्टार्ट होते हैं और पौधे क्या देने लगते हैं भाई? स्मेल देने लगते हैं भाई। पौधे सॉरी, खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, वो क्या देने लगते हैं? स्मेल देने लगते हैं। उनमें से गंध आने लगती है, जिस गंध को हम दुर्गंध बोले तो अच्छा है। दुर्गंध उनमें से आने लगती है, यानी वो पदार्थ खराब हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में? कवक या फंजाई या फफूंद की उपस्थिति में। तो इस कवक का अध्ययन करना, फफूंद का अध्ययन करना, या फिर फंजाई का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर बात। तो ये थी हमारी ब्रांचें किससे रिलेटेड? बॉटनी से रिलेटेड ब्रांचेज। और बॉटनी से रिलेटेड ब्रांचों की बात की जाए तो इसकी कुछ ब्रांचें आपकी हमने आज डिस्कस कर ली हैं, और आगे के आगे ब्रांचें जो होंगी उन्हें हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने जूलॉजी की ब्रांचों को डिस्कस किया, उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, उनके नोट्स तैयार कीजिए आप अपने लेवल से। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में आप नोट्स तैयार कर सकते हो। और यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप आसानी से इन ब्रांचों को क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो। तो हाँ भाई, अगेन सभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि एसएससी, सीजीएल है, रेलवे है, सीएचएसएल है, एमटीएस है और अदर स्टेट एग्जाम है। और बात करें हम ग्रुप डी की, एमपी गवर्नमेंट का ग्रुप डी एग्जाम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, जिसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सारे सब्जेक्ट हमसे अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं। आजकल देखा जाए तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हो रहा है उसमें साइंस के लेवल को बड़ा अच्छा खासा बड़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है। तो चाहे व्यक्ति किसी भी स्ट्रीम से उसने 12th या ग्रेजुएशन किया हो, तो वो आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ से स्टडी कर सकता है और आसानी से हर एक टॉपिक को क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। तो आप हमें कमेंट कीजिए यदि कोई और डाउट हो। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम बॉटनी की कुछ ब्रांचों को और आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारी ब्रांचों वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आगे हम नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।